हेलो एंड वेलकम टू द एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पीजेंट्स मूवमेंट के बारे में। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश का क्या रिएक्शन था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरी तरीके से कंट्रोल अपने हाथों में अब ले लिया है। अब वो नई नई पॉलिसीज जो है इंडिया में लागू करके ये जो है इंडियंस को जो है संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अब आगे भी जो है रूल करना चाहते थे। 1857 का रिवोल्ट आपने अच्छी तरह से देखा था कि ब्रिटिश ने दबा दिया था, क्योंकि फोर्स के मामले में देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। हमारे पास इतनी फोर्स उस टाइम पे थी नहीं। तो ये भी एक रिएक्शन था, कि एक रीज़न था कि 1857 में हम हार जाते हैं। आज जब इस लेक्चर में जो है 1859 से लेकर जो है 1922 तक के इतने भी पीजेंट मोमेंट्स हुए हैं वो सब डिस्कवर करने वाले हैं। यानी कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद से लेकर जो है गांधी एरा तक जितने भी पीजेंट मोमेंट हुए हैं वो यहाँ पे डिस्कस होंगे। अगर बात करें कि जो है 1857 के रिवॉल्ट से पहले पीजेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स थी, तो उस टाइम वो जो है मनी लैंडर और जमींदार से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, क्योंकि मनी लैंडर्स जो है ब्याज पे उनसे ज़मीन ले लिया करते थे, और अगर ब्याज वो चुका नहीं पाते थे तो लैंड टैक्स लेबर हो जाती थी। उसके बाद जो जमींदारों ने भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स वसूल के रेवेन्यू उनसे ले लेकर जो है उनको बिल्कुल कंगाल कर दिया था। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई थी, और ऊपर से पीजेंट्स को खाने तक का नहीं गए। दो तरह की क्रॉप्स होती हैं, फूड क्रॉप और कैश क्रॉप। तो फूड क्रॉप उनको जो है बोना अलाउड नहीं कर रहे थे, उगाना अलाउड नहीं कर रहे थे, वो कैश को जो है क्रॉप पर ज़्यादा जोर डाल रहे थे। तो इस वजह से भी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। पीजेंट मूवमेंट 1857 के समय में जो है उस समय वो लोग अनपढ़ थे, उन्हें किसी चीज़ की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। ब्रिटिश जैसी भी पॉलिसी जो है लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड लेकर आते थे, वो उन्हें जो है बहका दिया करते थे कि आप जो है ये पॉलिसी करिए, आपको हम जो है दुगने आपकी क्रॉप के मेहनताना देने वाले हैं। तो वो भी उनकी बातों में आ जाया करते थे। लेकिन 1857 के बाद ऐसा नहीं था। जो पढ़े लिखे लोग थे, अब वो जो है उन पीजेंट्स को समझाने लगे हैं, उन्हें लीगल कंडीशंस बताने लगे हैं कि आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि आप अपनी जमीन पर उनकी कही गई जो है क्रॉप उगाए, ठीक है। और अगर ऐसा होता भी है तो वो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। उनकी पॉलिसीज को अच्छी तरह वो समझाने लग गए थे कि वो पॉलिसी क्या है, वो आपको बहका रहे हैं या आपको कितना उससे फायदा होने वाला है। तो इस तरह की चीज़ें सामने आने लगी थी। अब कई सारे जो है पीजेंट्स मोमेंट 99% हमने इसमें कवर कर लिया है। इसके अलावा जो पीजेंट्स मोमेंट्स है उसकी लिस्ट आपको जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन 99% इसी में से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। सबसे पहला पॉइंट हमने दिया है इंडिगो रिवॉल्ट इन बंगाल, जो कि 1859 में हुआ था। यह हुआ था ब्रिटिश प्लांटर्स और पीजेंट्स के बीच में। तो उस समय क्या है कि जो है यूरोप में कपड़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी। कपड़ों में कलर करने के लिए एक डाई की ज़रूरत होती है, और इंडिगो जो होता है उसे रॉ एज अ रॉ डाई आप ले सकते हैं, जो कि इंडिया की सरजमी पर काफ़ी अच्छा उगता था। तो जो यूरोपियंस है वो इंडिया में आकर जो है पीजेंट्स को परेशान करने लगे थे, जो है इंडिगो उगाने के लिए। यूरोप में उस समय जो इंडिगो को जो है ब्लू गोल्ड के नाम से जाना जाता था। अब उनकी जो है यूरोप में काफ़ी ज़्यादा जो है अब मांग बढ़ गई है कपड़ों की। अब उन्हें जो है कपड़ों को डाई करने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। तो कपड़ों की डाई करने के लिए इंडिगो की ज़रूरत होगी। अब इंडिगो अगर किसान नहीं उगाएंगे तो यूरोपियंस को मिलेगा नहीं। तो ब्रिटिश ने क्या करते हैं, वो दो तरह की जो है कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहला निज, जो काफ़ी कम यूज़ की गई थी। निज यानी कि वो जो है डिज़ायर्ड जगह पर ज़मीन खरीद लेंगे और वहाँ पर खेती करेंगे। और दूसरा था कि रोती, रोती यानी कि 25% लैंड किसानों की लैंड में से, यानी कि 100% उसके पास लैंड है तो उसमें से 25% एरिया पर इंडिगो आप बोइए, और हम आपको डबल पे करेंगे इसके बदले। और उसके साथ हम आपको जो है कुछ एडवांस लोन भी देंगे। मान लो 5,000 रुपये हम आपको देंगे अगर आप हमारे साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि आप हमारे लिए इंडिगो जो है अपने खेत में उगाएंगे 25% एरिया में, तो हम आपको 5,000 का एडवांस लोन भी देंगे आपके खर्चे के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कई बार अगर आप ये देखिए कि इंडिगो एक ऐसी डाई थी जिसको अगर आप 25% एरिया में उगा रहे हैं तो बाकी जो 85% या 75% जो एरिया बचता है वहाँ पर आप दूसरी क्रॉप नहीं उगा सकते हैं। वो ज़मीन को बंजर करते जा रहा था।
तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी थी। अब जो है जो है किसान उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं बोएंगे, तो ब्रिटिश उनको फोर्स करने लगे थे। तो ये प्रॉब्लम उनके सामने इकट्ठा होने लगी थी। अब वो फोर्स करने लगे थे जो है वो ब्रिटिश फिर ये कहने लगे कि हम आपसे हायर डिमांड मांगेंगे, आपसे रेंट ले लिया जाएगा और जो टैक्स आप दे रहे हैं वो टैक्स हम गवर्नमेंट से कहकर बढ़वा देंगे। और जो ये ब्रिटिश कंपनी थी जो ये पॉलिसी लेकर आई थी, वो अपने साथ लठियाल्स भी रखती थी कि अगर कोई किसान उनके अगेंस्ट जाता है तो उसे मारपीट उसके साथ की जाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इंडिगो रिवॉल्ट में आई थी, जिसकी वजह से लोगों ने अपोजिशन में आने की डिसाइड कर लिया था। अब ये सिचुएशन चल ही रही थी कि नाडिया डिस्ट्रिक्ट में दो भाई होते हैं, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। वो इन पीजेंट्स की सिचुएशन को देखकर उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो किसानों को इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं कि इंडिगो प्लांट नहीं करिए, कोई भी ज़्यादा रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, साफ मना कर दीजिए और अपनी ज़मीन छोड़ने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये लोग हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है पवना और मैदा से दो लोग जुड़ते हैं, कादिर मौला पवना से और रफीक मोंदल जो मैदा से, ये उनके साथ जुड़ जाते हैं। इनका भी यही नारा होता है कि अब जो है रेंट नहीं देंगे पीजेंट, और वो लोग जो है ब्रिटिश फैक्ट्री पर जो है अटैक करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, यानी कि टोटली बॉयकॉट कर दिया कि हमें नहीं उनका साथ देना है इस चीज़ में। इस रिवॉल्ट में कुछ वोमेंस ने भी साथ दिया था उनका। और एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी हुई थी, जो एलाइड क्लासेस थी या प्रेस थी वो पीजेंट के साथ खड़ी थी, यानी कि लीगली भी वो उनके अगेंस्ट खड़े थे और लीगली एक्शन ले रहे थे। और ये जब इशू उठता है तो 1860 में जो है इंडिगो कमीशन पास होता है, जिसमें ये साफ लिखा होता है कि कोई भी ब्रिटिश फोर्सफुली इंडिगो प्लांटेशन के लिए किसानों को फोर्स नहीं कर सकता, फोर्सफुली नहीं करवा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जीत जाते हैं। और इन शॉर्ट देखा जाए तो हमारा जो इंडिगो रिवॉल्ट बंगाल में हुआ था वो हमें उसकी जो है रिजल्ट मिल जाता है और हमारे हक में फैसला होता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर पवना रिवॉल्ट। पवना रिवॉल्ट जो है जमींदार और पीजेंट्स के बीच हुआ था, है ना। इंडिगो का जो रिवॉल्ट था वो हुआ था लैंड प्लांटर्स के बीच में और पीजेंट्स के बीच में। ये जमींदार और पीजेंट्स के बीच में होता है। जमींदार का क्या किस्सा था यहाँ पे, तो जमींदार जो है वो किसानों से एक्स्ट्रा जो है रेंट लेने गए थे। आपने सुना होगा कि जब हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स आए थे, जहाँ पर जो है जमींदार जो है मीडिएटर हुआ करता था, जो आगे ब्रिटिश को रेंट देगा पीजेंट से लेकर, तो पीजेंट से बहुत ज़्यादा रेंट वसूलने लग गया था। ब्रिटिश ने जमींदार को ज़्यादा रेंट लेने की जो है अथॉरिटी दे रखी थी, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस थी। वो कंडीशन एक्ट एक्स ऑफ 1859 के अंदर आती है, यानी कि अगर आप जिस भी पीजेंट से रेंट ले रहे हैं, अगर उसके आसपास वाले जो पीजेंट्स हैं वो ज़्यादा रेंट दे रहे हैं लेकिन वो कम रेंट दे रहा है, तो आप उससे भी ज़्यादा रेंट की मांग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये था कि अगर जिससे भी आप रेंट ले रहे हैं उसकी क्रॉप बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है तो आप उससे जो है ज़्यादा रेंट ले सकते हैं। उसके बाद अगर किसी इंसान के पास मान लीजिए 10 एकड़ ज़मीन है और 10 एकड़ में से वो 6 एकड़ का जो है रेंट दे रहा है, तो आप क्या है 10 एकड़ का रेंट की मांग उनसे कर सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश ने इनमें से कोई भी चीज़ अपने दिमाग में नहीं रखी थी, वो हर इंसान से रेंट ज़्यादा लेने की मांग कर रहे थे। तो इस चीज़ से पीजेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट होने लग जाती है। रिएक्शन में पीजेंट्स क्या करते हैं, उनकी एक लीग बनती है एग्रारियन लीग, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीजेंट्स, जिसमें यूसुफ शाही, प्रगुना, ईशान चंद्र रॉय, कोदी मौला और शंभुनाथ पाल, ये लोग जहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और एक लीग बना लेते हैं, जिसमें डिसाइड करते हैं कि वो बिल्कुल भी रेंट नहीं देने वाले हैं। जमींदार को चैलेंज करना स्टार्ट कर देते हैं और रेंट ना देने के लिए लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी मीटिंग्स होना स्टार्ट होती है और रिजल्ट इस चीज़ का ये होता है, जब ये अगेंस्ट जाते हैं जमींदार के, कि बंगाल टेनेंसी एक्ट पास होता है 1885 में, जिसमें कहा जाता है कि जमींदार इस तरह से फोर्सफुली जो है रेंट इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनके हित में ही यह एक्ट पास होता है। उसके बाद डेक्कन एक्ट रिवॉल्ट स्टार्ट होता है 1875 से 74 तक, सॉरी ये 74 से 75 तक था, ठीक है। और इसमें जो है मनी लैंडर्स और पीजेंट्स के बीच में होता है, यानी कि जो है पहला रिवॉल्ट हमारा हुआ था वो ब्रिटिश प्लांटर्स और पीजेंट्स के बीच में हुआ था, दूसरा हुआ था जमींदार और पीजेंट्स का, तीसरा है मनी लैंडर और पीजेंट्स के बीच में। हालांकि इसका एंड ये होता है कि मनी लैंडर से
जो है मना कर दिया जाता है कि वो उनकी ज़मीन जो है उनसे नहीं ले सकते हैं। हालांकि ब्रिटिश इसमें अपनी जेब से कुछ नहीं देती है, उल्टा जो है मनी लेंडर्स को ही बोलते हैं कि आपको कोई हक नहीं है, आप जो है पीजेंट की ज़मीन ले ले, क्योंकि जो है उस ज़मीन से ब्रिटिश को भी रेवेन्यू जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं मनी लेंडर्स की। तो यहाँ पर मारवाड़ीज और गुजरात तो आते हैं मनी लेंडर्स की टीम में, जो कि महाराष्ट्र से नहीं थे। और जो पीजेंट थे वो थे पुणे और अहमदनगर। ठीक है, बहुत लोकल इंसान थे वो कोई ज़्यादा खाने कमाने वाला उनके पास सिस्टम नहीं था, सिर्फ खेती बाड़ी उन पर हुआ करती थी। अमेरिकन सिविल वॉर की बात करें जो कि 1861 से 65 तक चली थी, यानी कि 4 ईयर्स वो चली थी। जब ये वॉर चली थी तो कॉटन के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो जो बिजनेसमैन हुआ करते थे उन्होंने जो है अब किसानों से बोला कि आप जो है कॉटन उगाइए, हम आपको 4 गुने पैसे देंगे, ये रेट चल रहे हैं, आप अमीर हो जाओगे, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, हम आपको सारे पैसे बाद में इकट्ठा दे देंगे। तो इस तरह के जो है किसान उनकी बातों में आ जाते हैं। अब लेकिन जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाती है तो कॉटन के प्राइस गिर जाते हैं, और जब कॉटन के प्राइस गिर गए हैं तो किसानों पर अब बहुत ज़्यादा ब्याज हो चुका है, उन पर बोझ आ चुका है, वो पैसे जो है मनी लेंडर्स को वापस नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से पीजेंट जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनकी ज़मीनें चली जाएंगी। जो बिजनेसमैन ने या जो है यूरोपियंस ने हमसे वादा किया था कि वो हमें दुगना जो है देंगे, वो उन्होंने नहीं दिया है, वो जिस चीज़ से मुकर गए हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और अगर वो पैसे दे भी रहे हैं तो बहुत कम पैसे दे रहे हैं कि हाँ भी अब रेट कम हो गया है, हमसे उन्होंने लालच करवा के जो है ज़्यादा चीज़ें उन्होंने ले ली थी। अब मनी लेंडर से तो जो है लेंडर से उन्होंने ज़्यादा पैसे ले लिए थे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर फेल हो जाते हैं उनका पैसा वापस देने में। उसके बावजूद जो है अब यहाँ पर रेंट भी 50% और बढ़ा दिया गया है। अगर इस केस में अगर क्रॉप फेलर भी हो जाती है तो मतलब पीजेंट पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो है पीजेंट यहाँ पर बौखला जाते हैं कि आप पहले तो हमसे यूरोपियंस ने वादा किया कि वो हमें दुगना 4 गुना हमारा अमाउंट देंगे क्रॉप के बदले, उसके बाद अगर उनकी वॉर खत्म हो गई है तो वो बिल्कुल भी पैसे नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से जो है मनी लेंडर्स उनकी ज़मीनें लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो जो उनके पास ज़मीन नहीं रहेगी तो वो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, यानी किसानों के पास तो ज़मीन ही होती है ना, अब वो भी नहीं रहेगी तो किस तरीके से जो है सर्वाइव करेंगे। तो पीजेंट्स इतने ज़्यादा बौखला जाते हैं कि वो मनी लेंडर्स के सामने ही उनका कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने लग जाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने उनसे किया था वो उसे फाड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ था ही नहीं और उनकी कोई गलती भी नहीं थी, वो बिना वजह पिस रहे थे। वो डिसाइड करते हैं कि वो मनी लेंडर्स को बिल्कुल भी नहीं देंगे, सोशल बॉयकॉट किया जाएगा, कोई भी सहयोग उनका नहीं किया जाएगा, और राउट्स का वो जो है अब यहाँ पर फैसला लेते हैं। लेकिन उसके साथ उन्हें और एक अच्छी चीज़ मिलती है कि एलाइड क्लासेस का सपोर्ट उन्हें यहाँ पर मिलता है। और दूसरा जो है एक पूना सभा थी, पूना जो कि एक काफ़ी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी थी उस समय में, ज़्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन अच्छी पार्टी थी, जिसकी वजह से जो है उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। उसके बाद इसका रिजल्ट ये होता है कि एक रिलीफ एक्ट पास होता है 1879 में, जिसमें ये पास हो जाता है कि अगर मनी लेंडर्स पैसे की मांग करते हैं या ज़मीन उनकी ले लेते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इक्का मूवमेंट की। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इक्का मूवमेंट का, तो काफ़ी ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो इक्का मूवमेंट था 1921 में ये हुआ था। एक इसे यूनाइटी मूवमेंट इसका मतलब होता है, जो कि यूनाइटेड प्रोविंसेस में हुआ था। यहाँ यूपी यहाँ पर उस समय जो है यूनाइटेड प्रोविंस था। यह उसमें फैला था हरदोई, बरेच और सीतापुर में। ये बस जो है अनरिकॉर्डेड टैक्स जो ब्रिटिश उनसे ले रही थी उसके लिए मना कर रहे थे, ये इस चीज़ को नहीं दे सकते थे। अब ब्रिटिश उस समय क्या कर रही थी, फोर्सफुली वो अनरिकॉर्डेड टैक्स मांग रही थी। जो टैक्स मान लीजिए उन्होंने जो टैक्स डिसाइड किया है उसके प्लस में ऐसा जो है टैक्स और मांग रही थी जिसकी पर्ची उन्हें नहीं दी जाएगी, जिसका कोई भी रिकॉर्ड खाते में नहीं होगा। तो वो लोग जो थे वो इस चीज़ का अपोजिट बिल्कुल खड़े थे। वो कह रहे थे कि हम कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देंगे और आप हमें जो है इस चीज़ के लिए फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। तो कांग्रेस और खिलाफत लीडर्स ने मिलकर नॉन वायलेंटली इन लोगों का साथ दिया था कि हाँ हम आपके साथ हैं, ब्रिटिश ये गलत कर रही है। लेकिन बाद में कुछ लोकल मद्रासी पासी कम्युनिटी के लोग जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वायलेंस इस
एक मूवमेंट में पैदा हो जाती है। और जहाँ वॉयलेंस हो जाती है वहाँ तो आपको पता है फोर्स के मामले में जो है ब्रिटिश ही बड़े हैं, तो ब्रिटिश यहाँ पर जो है इस मूवमेंट को ख़त्म कर देते हैं 1922 में, क्योंकि यहाँ पर जो है वॉयलेंस बढ़ गई थी लोकल मद्रासी पासी कम्युनिटी की वजह से। अब बात करते हैं मोपला मापलिया या रिवॉल्ट जिसको बोलते हैं, मोपला या मापलिया इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, जो कि मालाबार में हुआ था, जो कि उस वक्त के केरला में था। और यहाँ पर जो मेजर इशू था वो मुस्लिम्स की वजह से आया था, मुस्लिम और हिंदू की वजह से आया था। तो जब तक यूरोपियंस इंडिया नहीं आए थे तब तक जो है जामोरियन के राज में जो है उन मुस्लिम्स के पास काफ़ी अच्छी पोस्ट हुआ करती थी, लेकिन मुस्लिम से बाद वो क्या है वो काफ़ी नीची पोस्ट पर चले जाते हैं। बहुत छोटे मोटे काम करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, जैसे कि लेबर फिशरमैन, इस तरह की ज़िंदगी बसर वो कर रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं ब्रिटिश के आ जाने के। उस समय में क्या है 1915 में जो है लैंडलॉर्ड हिंदू हुआ करते थे और पीजेंट मुस्लिम हुआ करते थे, जिसकी वजह से मुस्लिम काफ़ी दबा हुआ फील वहाँ पर किया करते थे। उसके बाद जो है एक मंजारी कॉन्फ्रेंस होती है 1920 में मालाबार में, इस इशू को सॉल्व करने के लिए कि लैंडलॉर्ड और पीजेंट्स के बीच में जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो किस वजह से हो रही है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस इशू को जो है नेशनल बना दिया गया था खिलाफत रूलर्स और महात्मा जी के द्वारा। ठीक है, फरवरी 1821 में जो है एक नेशनल लीडर से सामने आते हैं, गोपाल मेनन, याकूब हसन और मोइदन कोया। ये लीडर सामने आते हैं और फरवरी जो है इन लीडर्स को उस समय जो है जेल हो जाती है। ठीक है, अब जेल हो जाती है तो अब लोकल लीडर जो है अपने हाथ में उस जनता का जो है मूवमेंट ले लेते हैं, लेकिन जब भी लोकल्स के हाथ में चीज़ें आती हैं तो वायलेंस क्रिएट हो जाती है। वायलेंस क्रिएट होते ही क्या हुआ, हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो वहाँ पर थे उन पर अटैक करना स्टार्ट हो गया था, ब्रिटिश पर अटैक करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, पुलिस स्टेशन पे अटैक करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, प्लांटर्स पर उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया था। अब जहाँ पर वायलेंस हुई वहाँ ब्रिटिश बिल्कुल भी रिवॉल्ट को जो है ख़त्म कर दिया करते थे। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है, मोपला या मापलिया जो रिवॉल्ट था वो जो है ब्रिटिश के द्वारा ख़त्म जो है यहाँ पर क्रश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसान सभा मूवमेंट। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस लेक्चर का। तो किसान सभा मूवमेंट चला था 1990 से 1920 तक 22 तक, जिसमें यूपी किसान सभा 1918 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसान सभा मूवमेंट या यूपी किसान सभा ये एक ही चीज़ है। इसके मेन लीडर्स की बात करें तो गौरी शंकर मिश्रा, इंदिरा नरेंद्र द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, झिंगुरी सिंह, नाम देख रहे हैं झिंगुरी सिंह, ठीक है, दुर्गापाल सिंह और बाबा रामचंद्र। ठीक है, और अगर बात करें कि किस किस रीजन में किसान सभा मूवमेंट फैला था तो दिल्ली, फैजाबाद और सुल्तानपुर इन जगहों पर फैला था। अब बात करें इस रिवोल्ट के रीज़न की तो यह जो रिवोल्ट था वो लैंडलॉर्ड और पीजेंट्स के बीच में हुआ था। यहाँ पर जो है लैंडलॉर्ड और किसान के बीच एक पॉलिसी थी, एक बिल था, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ रखा था, जिसकी वजह से जो है वो हर साल रिन्यू करवाना पड़ता था। अब रिन्यू उस कॉन्ट्रैक्ट को कराने के लिए जो है रिश्वत खाते थे लैंडलॉर्ड कि हमें रिश्वत चाहिए, इतना पैसा लगेगा इसको रिन्यू करवाने का। अगर रिन्यू नहीं करवाते थे तो उनकी ज़मीनें छिन जाती थी और रिन्यू करवाने के बाद वो जो है टैक्स भी बढ़ा दिया करते थे। दूसरी ओर यहाँ पर जो है वर्ल्ड वार 1 छिड़ी हुई थी, जो है फूड्स की जो प्राइजेस हैं वो वैसे ही बढ़े हुए थे, तो वैसे ही भुखमरी आ रही थी, वैसे ही पीजेंट बहुत ज़्यादा परेशान थे, ऊपर से ज़मीन के ऊपर इतनी किल्लत, ऑल ओवर उनकी खुद की ज़मीन थी और अपनी ही ज़मीन पर जो है उनको प्रॉब्लम हो रही थी, वो उसी को जो है उनका पेट पालने में उनको दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर जो है किसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। स्टार्टिंग में तो कोशिश करता है कि जो है हिंसा ना की जाए, अहिंसा तरीके से लोगों से जो है ब्रिटिश से अपना हक मांगा जाए। 1918 में वो ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है मीटिंग्स के द्वारा लोगों के साथ बैठ कर, लेकिन जब उसे लगता है कि ब्रिटिश कोई हमें रिएक्शन नहीं दे रहा है, कोई हमें भाव नहीं दे रहा है, तो वो बाद में क्या है वो वायलेंट हो जाते हैं। वायलेंट होते ही बाजार उन्होंने लूटने स्टार्ट कर दिए, जो है पुलिस वगैरह से लड़ाई करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अब जहाँ वायलेंस हो जाती है वहाँ ब्रिटिश जो है किसी भी रिवॉल्ट या रिवेलियन को जो है खत्म कर देते हैं।